हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी डिलेट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप सभी से। आज की जो यह क्लास है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पेपर 2 है, हमारा सेट 1 है। हम यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे सेक्शन अधिगम के। ठीक है, हमने बाल विकास का कल ही किया था। आज हम यहाँ पे पेपर 2 करेंगे। एजुकेशन फर्स्ट का किया, आज हम एजुकेशन 2 करेंगे। ठीक है, 50 नंबर का यह पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलिए शुरू करते हैं, फिर बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और एक कमेंट ज़रूर करिए कि हेल्पफुल था वीडियो या नहीं। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चंस की सीरीज शुरू हो रही है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। आपको शिक्षण सूत्र पता है, पढ़ाया है मैंने। अब उसमें जो सूत्र है उससे क्वेश्चंस कैसे अराइज होता है आपको यह समझना है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार आए हैं, आने की चांसेस है, रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा। आपको सूत्र से कैसे क्वेश्चंस बनेगा, आपको सूत्र जो पढ़ना है वो किस वे में पढ़ना है, आपको ये समझना होगा। करेक्ट है। पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण मतलब कंप्लीट, अंश मतलब उसका छोटा छोटा भाग। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण का जो सूत्र है वो किस पर आधारित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर है, या प्राणी विज्ञान पर है, या बाल मनोविज्ञान पर है, या जीव विज्ञान पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर इस सूत्र से मैच करता है? फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। किस पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड होके बनाया गया है? किस पे इनबिल्ट है कि ये चीज़ें इसके अंदर अगर आती हैं, कोई भी थॉट है तो इसके अंतर्गत होगा या प्रोसेस इसके थ्रू होगा? इसका करेक्ट आंसर आपके सामने ये रहा। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। किस पे है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर ये डिपेंडेंट है, उसके आधार पर ये सूत्र को बनाया गया है। ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़ते ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये है, प्रस्तावना कौशल का संबंध होता है। प्रस्तावना कौशल का संबंध है, किससे संबंध है? पहला ऑप्शन है पूर्व ज्ञान से, प्रीवियस नॉलेज कहते हैं इसको। दूसरा है मौन वाचन से। तीसरा है इनमें से कोई नहीं। चौथा है ससुर वाचन। आपको क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रस्तावना कौशल का संबंध किससे है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका राइट आंसर बताइए आप सब। प्रस्तावना कौशल का संबंध होगा किससे? पूर्व ज्ञान से होगा, कि मौन वाचन से होगा, कि ससुर वाचन से, कि कोई नहीं? इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, प्रस्तावना कौशल का संबंध पूर्व ज्ञान से होता है, प्रीवियस नॉलेज से होता है। ठीक है, आप कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, पहले आप उसके लिए जो बच्चे हैं उनको क्या आता है, कहाँ तक उनकी नॉलेज है, आप उसको जानेंगे, फिर वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, तब वो चीज़ उनको रिलेट करके समझ में आएगी। अदरवाइज़ वो उड़ जाएगा, आएगा नहीं। और आप बच्चों की बात क्या, आपकी भी बात रहती है। अभी आप बहुत सारे टॉपिक आपको नहीं आते, तो रिलेट करके पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, इसी तरह से है। नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है, जो हमारी ये प्रेजेंट शिक्षा चल रही है, जो हमारा ये एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ये केंद्र बिंदु इसमें कौन है? अध्यापक है, प्रशासन है यानी कि गवर्नमेंट, विद्यालय यानी कि स्कूल, पालक यानी कि आप और हम सब। तो बताइए, जो ये वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु चल रहा है उसमें केंद्र कौन है? जो शिक्षा चल रही है प्रेजेंट टाइम में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? क्या अध्यापक इम्पॉर्टेंट है, कि प्रशासन इम्पॉर्टेंट है, कि स्कूल इम्पॉर्टेंट है, कि बच्चे इम्पॉर्टेंट है, आप और हम सब? करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर क्या होगा तो मैं बता दूँ, फोर्थ आंसर इसका यहाँ पे करेक्ट है, बालक। मैं और आप, हम लोग भी, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं। मैं किसी चीज़ के लिए, मैं किसी और के लिए हूँ, आप डीलेट के हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। हम आप ही नहीं होंगे तो पढ़ेगा कौन? क्या टीचर खुद में पढ़ेगा, प्रशासन खुद में पढ़ेगा, विद्यालय खुद खड़ा होकर पढ़ेगा? नहीं ना। तो कौन इंपॉर्टेंट है? बालक इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। आगे बढ़ते ही नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र की संख्या कितनी होगी? शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है तो इसके केंद्रों की जो संख्या है वो क्या होगी? त्रिमुखी प्रक्रिया, द्विमुखी प्रक्रिया, दोनों है, याद रखिएगा। किसी ने कहा है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है और किसी ने ये भी कहा है कि यह दो मुखी प्रक्रिया है। दोनों क्वेश्चन अराइज होता है, प्रैक्टिकल एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखिएगा, क्वेश्चंस आएंगे। त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा है और द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है? जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट करके बताए इसका राइट आंसर क्या होगा।
यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है 4, 3, 2 और लास्ट में एक दिया हुआ है 5th। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन से ही चीज़ें इंडिकेट हो जाती हैं। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड होगा। त्रिमुखी है तो 3 लोग इसमें इंपॉर्टेंट है, वो कौन 3 है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है? नो डाउट, आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की। कोई एक देश है, जैसे हमारा ये इंडिया, ठीक है? अब ये जो हमारा देश इंडिया है, ये इसकी जो आधारशिला है, या किसी भी देश की जो आधारशिला है, जो बेस है, जैसे आपके घर का घर बनवा रहे हैं आप, तो आप न्यू डालते हैं ना। अगर आप न्यू नहीं बनवाएंगे तो क्या होगा? घर आपका गिर जाएगा, ठीक है? तो आप न्यू डालते हैं, बेस बनाते हैं। उसी तरह यहाँ पे है कि किसी देश की जो आधारशिला है उस देश की क्या है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन उच्च शिक्षा और चौथा ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा। फटाफट बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, कौन सा करेक्ट है? मैं आपको बता दूं, 5th क्वेश्चन का राइट आंसर आपके सामने यहाँ पर क्या है? प्राथमिक शिक्षा। आजकल के जो बच्चे हैं वो सबसे पहले प्राइमरी में जाते हैं। क्यों वो उनको और हायर क्लास में नहीं भेजा जाता? क्यों उनको हायर क्लासेस में नहीं भेजा जाता? जाहिर सी बात है, आप उनको बेसिक से शुरुआत करोगे ना, आप एकदम बेसिक से सुनवाओगे ना। अब ये देश की आधारशिला से कैसे रिलेटेड है, आप ये समझ, कल का आने वाला जो भविष्य है वो प्राइमरी से तो स्टार्ट हो रहा है। अगर वही खराब रहेगा तो आगे चल के पूरा पेड़ ही तो खराब रहेगा। जाहिर सी बात है ना कि ये चीज़ें अगर शुरू से ही खराब चल रही हैं तो आप आगे क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जड़ को ही सही करो ना पहले। आप सोच रहे हो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो हम सही कर लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको जड़ को सही करना होगा, इसीलिए प्राइमरी एकदम बेसिक है। समझ में आया कि किसका करेक्ट आंसर प्राथमिक शिक्षा क्यों है? नो डाउट, किसी को भी डाउट हो कमेंट के थ्रू पूछ सकता है, मैं कोई दिक्कत की बात नहीं। जिसको जो भी ना समझ में आया, जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो, आराम से पूछ सकते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान है उसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इसके अंतर्गत मतलब क्या आता है? तो पहला ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष के सभी हर एक बच्चे को शिक्षा दिलाना। दूसरा ऑप्शन है 9 से 12 तक के बच्चों को शिक्षा देना। तीसरा ऑप्शन है 13 से 19 तक के बच्चों को देना और चौथा ऑप्शन है 18 से 21 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आपको देना। फटाफट बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये सबको आना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डीएलएड में पूछेगा। टेट सुपर टेट में तो आने ही है हर सवाल लगभग, और बहुत सारे एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है? बेसिक क्वेश्चन है, कोई सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं है ये। तो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत जो निःशुल्क शिक्षा है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, उसका जो प्रावधान है उसके अंतर्गत कौन से बच्चे, किस कैटेगरी के या उम्र के बच्चे आएंगे? तो करेक्ट आंसर आप बताइए यहाँ पे क्या होगा, जिसको भी आ रहा है करेक्ट आंसर। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना। ठीक है, नो डाउट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 7th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। बालक पर पूछने के बजाय प्रश्न किए जाने से अधिक सीखते हैं। बालक पर पूछने का मतलब है कि आप उनसे पूछें, आप उनका एग्जामिनेशन करें, उसके बजाय बच्चे आपसे पूछें तो बच्चे अधिक सीखते हैं। ये किसने कहा है? आपको बताना है कि बालक पर प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न अगर बच्चे पूछते हैं तो वो अधिक सीखते हैं, यह बात किसने कही है? पहला ऑप्शन है हर्बल ने कही है, दूसरा ऑप्शन है फ्रोबेल ने कही है, तीसरा ऑप्शन है रूसो ने कही है, चौथा ऑप्शन है प्लेटो ने कही है। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा चारों ऑप्शन में से? इसका राइट आंसर, तीसरा आंसर करेक्ट है। रूसो ने कहा है। यह बात किसने कही है? रूसो साहब ने रखी थी कि बालक पर आप क्वेश्चन पूछने से ज़्यादा बेटर है कि आप कोई चीज़ पढ़ाओ, उसके बाद बच्चा उसमें से क्वेश्चन अराइज करे। उससे क्या लिखेगा कि बच्चे ने हाँ अच्छे से पढ़ा, कोई डाउट हुआ तभी तो उसने राइज किया। इसीलिए मैं आपको भी बोलती हूँ कि मेरी हो सकता है कि कोई चीज़ किसी को ना समझ में आए, आप इतने बड़े हैं, मैं बेहिचक बोल रही हूँ कि आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में मेरी भी मिस्टेक हो सकती है, वो बाई मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, चीज़ों को देखना रहता है, करना रहता है, कि वो चीज़ें हल्की फुल्की सी गलती हो जाती है। फिर भी जो गलती मुझे समझ में आती है मैं उन सभी के लिए, और जो हुई है जो होगी मैं सबके लिए सॉरी बोलती हूँ। जो भी चीज़ें मुझे लगेगी दोबारा कि गलत है तो मैं उसको करेक्ट ज़रूर बताऊँगी। मैं किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूँगी, मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि मैं आपको गलत पढ़ाऊँ या गलत इंडिकेट करूँ। ठीक है, जो भी कुछ भी हुआ है सॉरी फॉर दैट। ऐसे कोशिश रहेगी मेरी कि ऐसा कभी ना हो, सामने देखने को मिले। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखते हैं। 8th क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया निम्नलिखित लाभ होता है। जो शिक्षण सूत्र हैं हमारे,
इनका आप प्रयोग क्यों कर रहे हैं, ये जो शिक्षा के सूत्र हैं ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको यही बताना है। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। आप ऑब्जेक्टिव तभी कर पाएंगे अच्छे से जब आप क्वेश्चंस को समझेंगे कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, शिक्षण सूत्र का जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कोई मोटिव ज़रूर होगा। पहला ऑप्शन है वृद्धि पथ प्रदर्शन में सहायक है, बच्चे की ग्रोथ के लिए, उनके आगे डायरेक्शन के लिए वो हेल्पफुल है। सुचारू रूप से शिक्षण उससे बहुत अच्छा हो जाता है, शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि होती है। आप जो ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, शिक्षण सूत्र का आप प्रयोग कर रहे हैं प्रक्रिया में, क्यों कर रहे हैं? इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। करेक्ट आंसर आपके सामने है थर्ड, शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि होती है। आप जब भी शिक्षण सूत्र को इस्तेमाल करेंगे तो वो बच्चों के कैटेगरी के हिसाब से, उनके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे चीज़ों को यूज़ किया जाता है कि हाँ, अब जैसे 5 बच्चों को समझ में आया, किसी को नहीं आया, तो आप कैसे समझाएंगे, वहाँ पे आप ये विधियाँ, ये सूत्र अपनाते हैं। तो क्या होता है, उससे जो आपकी ये एजुकेशन की क्वालिटी है ये इंक्रीज़ होती है। लेवल क्या होता है एजुकेशन सिस्टम का, बढ़ता है, बच्चे सीखते हैं, लर्न अच्छे से करते हैं। ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़ते नेक्स्ट चलते हैं। 9th क्वेश्चन आपके सामने है, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन चल रही है प्रेजेंट टाइम में, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है। कोई भी चीज़ अगर हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है, तो उसका कोई ना कोई एम और ऑब्जेक्टिव ज़रूर होता है। तो यहाँ पे आपसे यही पूछ रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। चलिए फटाफट बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है बालकों के नामांकन में वृद्धि कराना, दूसरा ऑप्शन है बालकों का शारीरिक विकास कराना, तीसरा ऑप्शन है बालकों को खेलना सिखाना, चौथा ऑप्शन है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। आपको मुझे करेक्ट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट बताइए कि क्या आंसर का करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन में बेस्ट होगा। सीटेट में आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या लगता है, अरे यार चारों सही है, लेकिन बस आप कुछ टिक करके चले आओ, उसके बाद अरे नहीं हम इसको लगा ही रहे थे लेकिन नहीं लगाए। ऐसा भी बहुत बार हुआ है, मेरे साथ खुद भी हुआ है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस सीटेट में आते हैं। सीटेट के पेपर का जो लेवल है वो दूसरा तरीके का इन कंपैरिजन टू टेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब आप एक बार प्रैक्टिस सेट करेंगे या लगाएंगे ना, तो आपको ये बात खुद समझ में आएगी कि हाँ मैंने आपको ये बात सही बताई थी। दोनों में फ़र्क है। इसका करेक्ट आंसर आपको बता दूं तो बालकों का सर्वांगीण विकास क्या है, बालकों का होल डेवलपमेंट। ठीक है, होल डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, छोटे से लेके एकदम बड़े तक, वूम टू टूम। ठीक है, समझ में आया, गर्भ से लेके कब्र तक, ये चीज़ें आती हैं इन सभी के अंतर्गत, नो डाउट। आगे बढ़ते नेक्स्ट चलते हैं। 10th क्वेश्चन आपके सामने है, सुकरात की विधि कहते हैं। कौन सी विधि है जिसको आप सुकरात की विधि कहते हैं। ठीक है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कहानी विधि को, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि को, तीसरा ऑप्शन है व्याख्या विधि को, चौथा है विशेष विधि को, चौथा ऑप्शन है विशेषण विधि को। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा कि सुकरात की विधि किसे कहा जाता है, कि कहानी को कहेंगे या प्रश्नोत्तर को, व्याख्या को, विशेषण को। आपको मैं बता दूं इसका राइट आंसर है सेकंड, प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात की विधि कहा जाता है। क्वेश्चनायर टेक्निक, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्वेश्चंस अराइज किया जाता है। ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़ते नेक्स्ट चलते हैं। 11th क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने, खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। खेल पर डिपेंड करके जो शिक्षण विधि अपनाई जाती है वो क्या है, खेल से शिक्षा कैसे दी जाती है। बहुत तरीके होते हैं खेल के थ्रू भी सिखाने का, तो ध्यान रखिएगा इस बात को कैसे है। पहला ऑप्शन किंडरगार्टन विधि कहलाती है, दूसरा ऑप्शन है प्रयोग विधि, तीसरा ऑप्शन है सामूहिक परिचर्चा विधि, चौथा ऑप्शन है जीवन इतिहास विधि। फटाफट बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। खेल पर आधारित शिक्षण विधि कौन सी है, कौन सा ऑप्शन इसमें बेस्ट होगा, करेक्ट होगा। मैं आपको बता दूं राइट आंसर इसका यहाँ पे है किंडरगार्टन विधि। ठीक है, किंडरगार्टन विधि। अब इसके जन्मदाता कौन है आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखती हूँ किसका किसका आंसर सही। नो डाउट आगे बढ़ते नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको हर तरीके से बता रही हूँ कि एक क्वेश्चन कैसे 2-3 तरीके से आता है। मेरा पढ़ाने का मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ आप डीएलएड पास करिए, डीएलएड आप कर ले जाएंगे, मैं आज ही बता रही हूँ, आप सब डीएलएड बहुत अच्छा कर ले जाएंगे अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, क्वेश्चंस बढ़िया अच्छे से पढ़ते जाइए। जो पढ़ा आपने पढ़ा, अब 1 महीने आप रिवीजन करिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करिए। इतना गारंटी मेरी है कि आपका डीएलएड तो बहुत अच्छा निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ डीएलएड निकालने के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको टेट निकालने के लिए पढ़ा रही हूँ। टेट इंपॉर्टेंट है, टेट अगर आप बढ़िया करेंगे, अच्छा से अच्छा करेंगे, तो आप सुपर टेट के लिए तो आधा सिलेबस तो तैयारी कर लेंगे। बिल्कुल भी गफलत में मत रहिए, मेहनत थोड़ी सी कर लीजिए, मैं आपका साथ दे रही हूँ, आप थोड़ा सा मेरा भी साथ दीजिए। ठीक है, 12th क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा प्राकृतिक
प्राप्त टीएलएम नहीं है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है कि इसमें नेचुरल से, इसमें आपसे पूछ रहा है कि नेचर से कौन सा मिलने वाला टीएलएम नहीं है। तो कंकड़ पत्थर टीएलएम के लिए यूज़ होता है, हाँ, रंग वंग करके उनको सिखा दो कि इसमें ये कलर कर दो, इसमें वो कलर कर दो, वगैरह वगैरह। मानचित्र मैप है, फिर पत्तियाँ हैं, पत्तियों का भी टीएलएम सही रहता है कि ये बड़ी है, ये छोटी है, फिर वो बड़ी है, वो बड़ी। एक पत्तियों पे मूवी बनी हुई है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस मूवी का, वो एक हॉलीवुड की मूवी है, लेकिन देखिएगा कभी आप सब, बहुत अच्छी मूवी है, एकदम पत्ती से, छोटी सी पत्ती से फिर बड़ी पत्ती, बड़ी पत्ती, ये पूरी एक लाइफ स्पैन की ऐसे कुछ समथिंग मूवी, मुझे मूवी नहीं याद है, उस तो मैं बता दूंगी। वैसे वो मूवी आप देखा करिए, कुछ अच्छी मूवियाँ भी देखा करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। 4th ऑप्शन है टहनियाँ, ये जो ब्रांचेज होती हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे 12th का। तो मैं आपको बता दूँ, राइट आंसर यहाँ पे मानचित्र। ये मैप तो मैन मेड होता है ना, इसको तो हम आप बनाते हैं, लेकिन पत्तियाँ, टहनियाँ, कंकड़ पत्थर तो गॉड बनाते हैं, प्रकृति से मिलता है। नो डाउट, आगे बढ़ते नेक्स्ट चलते हैं। 13 प्रश्न आपके सामने है। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है, क्यों करना चाहिए। प्राइमरी में जाएंगे, पढ़ाएंगे, आप टीएलएम का यूज़ क्यों करेंगे, ठीक है। ऐसे आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछेगा। एग्जामिनर जब आएंगे, कभी कभी एग्जामिनर टाइट भी आ जाता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल में नंबर लेना बहुत इंपॉर्टेंट, जितना आपको आंसर राइट कॉपी में अच्छा करना है, उससे ज़्यादा तो आपको प्रैक्टिकल नंबर अच्छा चाहिए, क्योंकि जितना आप लिख के आएंगे वो तो कम ही परसेंटेज का है, सबसे ज़्यादा गेम तो आपके प्रैक्टिकल और इंटरनल नंबर का है। इसीलिए अपने कॉलेज के टीचर से कभी फाइट वाइट भी मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे, ईमानदारी से बता रही हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ पे है, छात्र पाठ को सहजता से सीखते हैं, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, उपरोक्त सभी। आप या मैं या कोई भी जो भी टीएलएम का यूज़ करके शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। उससे बच्चों के अंदर सहजता आएगी, उनका मानसिक विकास होगा, मेंटल डेवलपमेंट होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, क्या होगा। तो राइट आंसर इसका यहाँ पे 4th है, उपरोक्त सभी, ऑल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़ते नेक्स्ट चलते हैं। 14th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है। कक्षा शिक्षण, क्लास में जो एजुकेशन जब चल रही है तो उसमें संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन आप बच्चे से कर रहे हैं, बच्चा आपसे कर रहा है, जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस चल रहा है संप्रेषण का, इसमें एक कंपोनेंट कौन सा नहीं है। शिक्षक, पाठ्यवस्तु, छात्र और अभिभावक, 4 ऑप्शन आपको दिया है, ठीक है। तो शिक्षक नहीं होंगे तो कैसे होगा, कोई टॉपिक नहीं होगा, बुक नहीं होगी, कोई सिलेबस नहीं होगा, तो किस पे बात पे टॉपिक होगा। आप उनसे क्या पूछेंगे, बेटा तुम खाना खा के आए हो कि नहीं खाए गया। वो आपसे पूछेंगे सर आप नहा के आए कि नहीं नहा के आए। ऐसा तो कोई टॉपिक ही नहीं है, कोई मुद्दा तो होगा जिस पे आप और मैं बात करूंगी या वो मुझसे बात करेंगे, कोई भी बात करेगा, कैसे बात करेगा, कुछ तो होना चाहिए। फिर जिससे बात करेंगे वो सामने वाला बंदा भी होना चाहिए। अब इसमें अभिभावक का तो मुझे कोई रोल ही नहीं दिख रहा है। इनका क्या रोल है क्लास में, इनका रोल तो है हमारी लाइफ में, लेकिन क्लास में तो कोई रोल नहीं है इनका। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यही जो है घटक नहीं होंगे। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 15th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी। जो पाठशाला है इसको किसने बालोद्यान भी कहते हैं, कहीं कहीं भी क्वेश्चन आता है कि बालोद्यान की संज्ञा किसने दी है। उद्यान, उद्यान यानी कि गार्डन, किसने कहा है कि स्कूल गार्डन होता है। हर्बर्ट ने कहा है, मॉन्टेसरी ने कहा है, रूसो ने कहा है, सुकरात ने कहा है। फटाफट बताइए किसने कहा कि पाठशाला विद्यान को उद्यानों की संज्ञा दी है। तो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होगा, मॉन्टेसरी ने। किसने, मारिया मॉन्टेसरी ने कहा है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 16th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता, जनक, पितामह कौन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आएगा, लिखने को भी ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने को भी आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर में, वैसे भी 1 नंबर के हैं, 15 क्वेश्चन आने हैं। पहला है सुकरात है, दूसरा है विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं, तीसरा है मारिया मॉन्टेसरी हैं और चौथा है हर्बर्ट स्पेंसर हैं। कौन है, किसको कहा जाता है प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता। तो करेक्ट आंसर मैं आप सभी को बता दूं तो राइट आंसर है सुकरात। कौन है, सुकरात, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 17th क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अनुसंधान विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता। आपके 2018 के पेपर में शायद या 19 के पेपर, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट खोज विधि या अन्वेषण विधि से टेट का एक क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा, पेपर उठा के देख लीजिएगा, प्रैक्टिस है जिसके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो खरीद लीजिए, अभी से देखते चलिए, हेल्पफुल रहेगा। तो उसमें यह प्रश्न पूछा है। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछा, अभी आप जैसे पढ़ रहे हैं तो अपनी बुक में आप अनुसंधान विधि समझेंगे, ठीक।
अब आपको मतलब पता होना चाहिए, तभी आप टेट में कर ले जाएंगे, तभी आप जोड़ पाएंगे कि हमने डीएलएड में पढ़ा था, आज टेट में आया है। खोज विधि, खोज करना, ठीक है, साइंटिस्ट जो होते हैं वो जैसे खोज करते हैं। ये अन्वेषण विधि, अन्वेषण विधि याद आएगा तो याद रखना चाहिए कि अनुसंधान विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि और ये ह्यूरिस्टिक विधि, ये सब एक ही है, सब एक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब इसके जन्मदाता पूछ रहा है तो आर्मस्ट्रॉन्ग है, मारिया मोंटेसरी हैं, हर्बर्ट स्पेंसर या कोई नहीं। ये क्वेश्चन अब की बार का जो टेट 28 नवंबर को हुआ था, डिले हो गया तो उसमें भी क्वेश्चन आया था, मैंने पेपर देखा था, ये क्वेश्चन उसमें भी पूछा गया था। ये लो, दो बार रिपीट हो गया, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है आर्मस्ट्रॉन्ग, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है आर्मस्ट्रॉन्ग, नो डाउट। आगे बढ़ते नेक्स्ट चलते हैं। 18 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है। सुकरात है, हर्बर्ट स्पेंसर हैं या विलियम हेनरी किलपैट्रिक है या नन, कौन है। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है। ये विधियां आपके एजुकेशन पेपर 2 में है, ध्यान रखिएगा, बुक्स में दिया हुआ, सेकंड चैप्टर में ख्याल से है, ध्यान रखिएगा, दिया हुआ है। ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से मैंने पढ़ाई की थी, मुझे याद है कि ये सब उसमें दिया हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, तो विलियम हेनरी किलपैट्रिक है। ये भी क्वेश्चन इस बार के टेट 28 नवंबर को डिले हुआ तो उसमें भी आया था, नो डाउट। आगे बढ़ते ही नेक्स्ट चलते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि छात्रों को अपने भाव और विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है। अभिव्यक्त करना यानी कि प्रेजेंट करना, अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को, अपनी सोच को किस विधि के द्वारा आप एक अरेंज वे में अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बता सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा या एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला विधि के द्वारा, लेबोरेटरी मतलब, या वाद विवाद, उसके बाद पाठ्यपुस्तक वस्तुओं की विधि के द्वारा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका यहाँ पे क्या होगा, तो मैं आपको बता दूँ, वो है वाद विवाद विधि। थर्ड ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन है वाद विवाद विधि। इसके थ्रू आप अपनी बातों को रख सकते हैं, सामने वाले की बातों को सुन सकते हैं, फिर कुछ जोड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि एक टॉपिक पे 10 लोगों को बोलना रहता है, 10 लोग बोलेंगे, 10 माइंड बोलेगा, 10 माइंड अलग अलग चीज़ को बोलेगा, मुद्दा कंक्लूजन वही निकलेगा ओवरऑल, लेकिन उनको कहने का तरीका अलग होगा, आपके कहने का तरीका अलग होगा। आप कुछ एग्जाम्पल देके समझाएंगे, वो कुछ एग्जाम्पल देके समझाएगा, ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़ते नेक्स्ट चलते हैं। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। जब आपके कोई स्कूल है वहाँ पे क्लासरूम्स की कमी है, लैक है, ठीक है, लैकनेस ऑफ क्लासरूम्स है, तो वहाँ पे रूम नहीं अवेलेबल है, तब एक टीचर है तो क्या करेगा। बहुकक्षा शिक्षण को करेगा या सहभागी शिक्षण को करेगा या उपचारात्मक या कोई नहीं। तो बताइए, जैसे क्लासरूम की कमी तो आप क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है आपके पास, कोई ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन बहुकक्षा। आप क्या करेंगे, सारी कक्षाएं प्राइमरी में अक्सर देखने को मिलता है, आप जब टीचिंग में गए होंगे बहुत जगह देखने को मिला होगा कि वहाँ पे 1 to 5 के सब बच्चे, कभी कभी जैसे बच्चे कम भी आते हैं कभी कभी, तो सबको मिला के बैठा दिया जाता है, ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चलते हैं। ये तो प्राइवेट स्कूलों में भी होता है, ठीक है, जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी बटा है, टीचर नहीं आया तो दोनों को मिला देते हैं, ठीक है, तो कोई पढ़ता नहीं, सब गॉसिप करते हैं। 21वां क्वेश्चन आपके सामने है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आगमन और निगमन विधि दो होती है, ये विधि इतनी कंफ्यूजिंग होती है लेकिन बहुत क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। टेट सुपर टेट में सीटेट में तो बहुत पूछता है, सीटेट में बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आगमन और निगमन विधि, दोनों अभी से तैयार करते चलिए, ठीक है। तो आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में, निबंध में, पद शिक्षण में, गद्य शिक्षण में। बताइए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप आगमन विधि का किस में यूज़ करते हैं, तो इसका राइट आंसर है व्याकरण में। आपको ग्रामर जब भी पढ़ना होता है, आप इंग्लिश ग्रामर पढ़िए या हिंदी ग्रामर पढ़िए, ठीक है, दोनों आपके टेट सुपर में है, कोई छुटकारा कोई नहीं पा सकता है। अब आप जब पढ़ेंगे, जैसे आपने संज्ञा पढ़ लिया हिंदी में, तो आप उदाहरण जब आपको बताया जाएगा कि जो है नाउन होता है इंग्लिश में, हिंदी में संज्ञा, ठीक है, नाउन इज़ द प्लेस ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा की डेफिनेशन आपको बता देगा, स्थान है, ये सब है, नाम वगैरह ये सब संज्ञा है, ठीक है। अब स्थान से आपको ताजमहल बताएगा, नाम से आपको महात्मा गांधी बताएंगे, ठीक है। अब दोनों अलग अलग है, दोनों चीज़ें अलग अलग है, क्या है, एक इंग्लिश में है एक हिंदी में। समझाने के तरीके में आपको अगर वो एग्जाम्पल यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे, तो यही एक कारण होता है व्याकरण में आगमन विधि का, ठीक है, क्लियर है। और यहीं पे मैं आपको निगमन विधि बता दे रही हूँ। निगमन विधि वह होती है जहाँ पे निगमन का मतलब ना का जो निगमन हो रहा है, निगमन से आप जो है नियम को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, निगमन से आप नियम को जोड़ेंगे, ठीक है, निगमन से आप नियम को जोड़ेंगे, ना दोनों मैच करेंगे कि आपका निगमन विधि होगा तो आपका नियम भी होगा।
आप पहले नियम बताएंगे तब आप एग्जाम्पल लगवाएंगे। समझ में आ रही है बात? कैसे आप समझ रहे हैं? आपको पहले रूल बताना होगा तब आप एग्जाम्पल बताएंगे, और आगमन विधि में पहले आप एग्जाम्पल बताएंगे फिर आप रूल बताएंगे। यही दोनों में चेंजेस होता है, दोनों इसीलिए कन्फ्यूजिंग है। नो डाउट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 22 क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षा सिद्धांत है? टीचर जो है क्लास में अंताक्षरी और काव्य पाठ के जो मतलब कविता वगैरह बहुत लय के साथ पढ़ाना वगैरह जो पढ़ाते हैं, एक विधि को अपनाते हैं, क्यों? नियोजन के सिद्धांत पे आता है, या निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत पे है, या क्रियाशीलता या अभिप्रेरणा और रुचि के सिद्धांत पे? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण का सिद्धांत है? तो करेक्ट आंसर इसका आपके सामने है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, ठीक है, नो डाउट। आगे बढ़ते, नेक्स्ट चलते हैं। मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट का सिद्धांत है। 23वां क्वेश्चन आपके सामने। एनसीईआरटी स्थित है। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, कोलकाता में, नन, कहीं नहीं। बताइए कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आप एनसीईआरटी समझ रहे हैं ना? फटाफट बताइए एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका मैं आप सभी को बता दूं, करेक्ट आंसर इसका है नई दिल्ली। नई दिल्ली में है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका क्या है? नई दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन वाला करेक्ट है, ये दिल्ली में है। एक बात और बताना चाहूँगी इस क्वेश्चन से, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आता है पूछ लेगा। इंग्लिश में है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और हिंदी में है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नो डाउट, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हर तरीके से मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 24वां क्वेश्चन आपके सामने है। दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य हैं। दक्षता आधारित शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करना। प्रतिस्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन, ठीक है। फिर दूसरा है विषय विशेष होगा, यहाँ पे गलत है। विषय विशेष में छात्रों को दक्ष बनाना, सहयोग की भावना विकसित करना, उपरोक्त सभी, ठीक है। विषय विशेष का मतलब है कि किसी चीज़ की, कोई सब्जेक्ट है जिसको बच्चे को बहुत पसंद है, आप उसको एक स्पेशल नॉलेज दो, उसमें आप उसको प्रवीण बना दो। जैसे कोई बायो में बहुत अच्छा है तो कोई मैथ में बहुत अच्छा है, कोई फिजिक्स में बहुत अच्छा है, तो वो उसमें मतलब दक्ष है कि उसको एकदम पूरा कंप्लीट आता है, ऐसा कुछ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 24वां का? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चारों ऑप्शन से कौन सा बेस्ट होगा? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। कंपटीशन की भावना अच्छी बात है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे हैं, आप खुद भी देखिएगा, आप जैसे कॉलेज में अभी इस समय प्रेजेंट में हैं, ठीक, आप पढ़ने में मेहनत कर रहे हैं, सामने वाला भी बच्चा कर रहा है, 1-2 नंबर से जब पीछे होते हैं ना, हाँ अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो एक ना कहीं भी मन में ना खुंदक रही जाती है कि अरे नहीं, अब अगली बार इसको भी करना है, ठीक है। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, सभी के साथ होता है। तो ये एक अच्छा कंपटीशन हुआ ना, आप और मेहनत करेंगे, वो भी और मेहनत करेगा। फिर विषय विशेष में किसी स्पेशलाइजेशन में आप अच्छे से करवा दो, मास्टर बनवा दो उस चीज़ में, सहयोग की भावना वगैरह भी देखने को बढ़िया मिलती है, इसके अंदर विकसित होती है ना। शेयरिंग अदर्स का जो एक वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पे करके सीखने से बालक, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। पाठ कार्य सीख जाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, व्यवहार परिमार्जन होता है, उपरोक्त सभी। करके सीखने से क्या क्या होगा आपको ये बताना। आप कोई चीज़ करके सीख रहे हैं तो उससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप उस काम को करना भी सीख जाएंगे, तो पाठ कार्य भी तो आप सीख गए, आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास आप में बढ़ गया, व्यवहार आप में जब चीज़ें करने की एबिलिटी आ गई, अरे मैं इस काम को आज नहीं तो कभी भी चाहे कहीं दिक्कत होगी मैं कर ले जाऊँगा, कर ले जाऊँगी, तो क्या होगा? आपके बिहेवियर में चेंजेस भी तो आएगा ना कि अरे नहीं, मेरा इतना फिक्स है, इतना हो जाएगा मुझसे। तो ये उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की क्लास यहीं तक। हमने टॉप 25 क्वेश्चंस को किया है। सेक्शन अधिगम का 50 नंबर का यह पेपर है। बहुविकल्पीय प्रश्न हो या अति लघुत्तरीय हो, लघुत्तरीय हो, आपको प्रश्न सब एक दूसरे से मिलेंगे। अच्छे से पढ़िए, फोकस के साथ पढ़िए। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।